आज हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा। इतिहास में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण इतिहास कह सकते हैं अशोक के समय का था। तो आज इसमें देख लेंगे अशोक के बारे में। अशोक इसका राज्याभिषेक जो हुआ था, राज्याभिषेक यह 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और क्योंकि उसके अभिलेखों में इसी तिथि से उसके कार्यों की गणना की गई है। अब कुछ उसके उपनाम देख लेंगे या उपाधि देख लेंगे। उपाधियां क्या थी उसकी, उपाधि या उपनाम। तो इसको विष्णु पुराण में जो है, विष्णु पुराण में इसको कहा गया अशोक वर्धन। विष्णु पुराण में इसको अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की लेख में मास्की अभिलेख में इसे बुद्ध शाक्य कहा गया है। बुद्ध शाक्य कहा गया है। इसके अलावा भब्रू भब्रू लेख में जो है इसको मगधा विराज यानी मगध का राजा कहा गया है। मगधा धीराज यानी मगध का राजा कहा गया है। पनगुड़िया या बुधनी लेख में इसे जो है महाराजकुमार कहा गया है। इसके अलावा बराबर गुफाओं में या गुहा लेख में कह सकते हैं इसको कहा गया है प्रियदर्शी राजा। प्रियदर्शी राजा कहा गया है। अशोक इसका नाम जो है अशोक, यह लघु शिलालेखों में मिलता है इसका नाम। 4 लघु शिलालेखों में अशोक नाम मिलता है। एक में मास्की है, उसके बाद गुर्जरा है, इसके बाद नेत्तूर है और उसके बाद एबेगोलन। इन चारों में जो है मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलन में
अशोक नाम मिलता है। कनहन गली, कन गन हल्ली, लेख में जो है इसका नाम रान्यू यानी राजा अशोक मिलता है। और रान्यू अशोक इसका नाम कनगन हल्ली लेख में मिलता है। सर्वप्रथम मास्की लेख में अशोक नाम पढ़ा गया। सर्वप्रथम मास्की लेख में जो है, ये मास्की लेख में ही अशोक नाम पड़ा। और मास्की लेख में इसका जो नाम था मास्की लेख में देवा नाम यश अशोकस, देवा नाम यश अशोकस, ये मास्की लेख में इसका नाम लिखा था। और गुर्जरा लेख में जो है इसका नाम मिलता है देवा नाम पियस पियदसिनो अशोका राजस, अशोका राजस, यह उत्तीर्ण है मास्की अभिलेख में। देवानाम पीएस अशोकस और गुर्जरा में देवानाम पीएस प्रियदर्शिनो अशोका राजस। देवानाम प्रियदर्शी ये जो नाम है देवानाम प्रियदर्शी, यह 3 जगह से मिला हुआ है इसमें। रुम्मिनदेई में, निगलिवा रूपनाथ और गिरनार अभिलेख में जो है, गिरनार अभिलेख में ये देवा नाम प्रिय प्रदर्शी मिला है। और ये गिरनार अभिलेख सबसे सुरक्षित अभिलेख भी था अशोक का। इसके अलावा उसे जो है प्रियदर्शी किस अभिलेख में कहा गया है, तो वैराट यानी भाबरू लेख में और कांधार अभिलेख में और दीपवंश में इसका नाम प्रियदर्शी है। इसके अलावा देवा नाम प्रिय खली और देवा नाम पिय, यह उपाधि सिर्फ यही किस मिले है, तो ये 12वें और 13वें शिलालेख में यह मिलता है। और इसके अलावा दीपवंश महावंश में भी
देवानांपी और उसके अलावा प्रियदर्शी भी मिलता है। और इसके अलावा महाभारत में उसे महाभारत में क्या कहा गया है? महासुर। अशोक को महाभारत में महासुर कहा गया है, वीर कहा गया है, अपराजित कहा गया है। और इसकी जो सर्वाधिक प्रचलित उपाधि थी वो थी प्रियदर्शी। ये सबसे फेमस उपाधि थी उसकी। और एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये कि देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि अशोक की जो है वंशागत उपाधि थी, क्योंकि 8वें शिलालेख में अशोक स्वयं बताता है कि उससे पूर्व के शासकों ने राजाओं ने यह उपाधि धारण की थी। मुद्रा राक्षस में भी प्रियदर्शन कहा गया है। तो इसे उज्जैनी करमोली भी कहा गया है अशोक को। उज्जैनी करमोली अशोक को कहा गया है। और इतिहासकारों ने उसे राजर्षि, धर्मराज, बौद्ध शासक, प्रथम शांतिवादक शासक कहकर संबोधित किया है। और इसके अलावा गढ़वाल रानी कुमार देवी की सारनाथ अभिलेख में जो है, सारनाथ लेख में अशोक को जो है धर्माशोक कहा गया है। धर्माशोक कहा गया है। यूनानी लेखों में उसे रासिलेउस कहा गया है। यूनानी लेखों में रासिलेउस कहा गया है। और इसके अलावा आरामिक लेख में मलका कहा गया है। मलका कहा गया है, जो कि राजा की उपाधि, मलका मीन्स होता है राजा की एक उपाधि है। और इतिहासकारों के अनुसार एक समय में यह भिक्षु भी था और सम्राट भी था। कल्हड़ अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताता है। और पुराणों के अनुसार अशोक ने कुल 37 वर्ष शासन किया था। अब अशोक के अभिलेख के बारे में जानेंगे, अभिलेखों के बारे में जान लेंगे। तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी फैंथेलर ने खोजा था। और उन्होंने जो खोजा था, जो अभिलेख, वो दिल्ली मेरठ था। दिल्ली मेरठ अभिलेख था। और इसके अलावा शमसे फिराज अफीफ के अनुसार सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने दिल्ली के ब्राह्मणों से अशोक के अभिलेखों को पढ़वाने का एक असफल प्रयास किया था।
अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का जो सर्वप्रथम जो है 1837 ईस्वी में कलकत्ता टकसाल के अधिकारी थे के अधिकारी जेम्स प्रिंसप, और ये भी कह सकते हैं कि एवं एशियाटिक सोसाइटी के सचिव भी थे। सोसाइटी के सचिव जेम्स प्रिंसप ने इसे पढ़ा था, और जो पढ़ा था, जो अभिलेख उसने पढ़ा था वो दिल्ली टोपरा ही था। दिल्ली टोपरा अभिलेख उसने पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में। और इसके सहायक जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अतः जेम्स प्रिंसप ने ही सबसे पहली बार ये ब्राह्मी लिपि का, अशोक के जो ब्राह्मी लिपि थी को पढ़ा था। लेकिन उसने गलती की थी कि देवानाम प्रिय का समीकरण जो है लंका के राजा तिस से स्थापित कर दिया। इसके अलावा धौली एवं गिरनार लेख भी प्रिंसप ने ही पढ़ा। श्रीलंका में टर्नर ने सर्वप्रथम दीपवंश के आधार पर प्रियदर्शी का समीकरण अशोक से स्थापित किया और प्रिंसेप को इसके बारे में बताया था, टर्नर महोदय ने। 1840 ईस्वी में नॉरिस ने प्रथम बार शहबाजगढ़ी लेख को पढ़ा। नॉरिस ने, और 1840 में ही किट्टो ने भाबरू लेख को पंडित कमलकांत की सहायता से पढ़ा था। और डी.आर. भंडारकर महोदय जो थे, इन्होंने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। इसके अलावा चापड़ एकमात्र अभिलेख लेखक यह एकमात्र अभिलेख लेखक था जिसका नाम अशोक के ब्रह्मगिरी जटिंग रामेश्वर सिद्धपुर द्वितीय के अभिलेख में मिलता है। इसका नाम, ये चापड़ का एकमात्र जो था ये अभिलेख लिखने वाला, इसका नाम इन सब जगहों पे मिलता है। स्तंभ लेख संख्या में 7 थे। ये 7 थे, और अशोक के काल की यह
आखिरी घोषणा थी। आखिरी घोषणा, यह स्तंभ लेख। इसमें एकमात्र जो है विदेशी शक्ति का जो वर्णन दिया गया है वो है ताम्रपर्ण यानी श्रीलंका। श्रीलंका का वर्णन इसमें दिया गया है। प्रथम शिलालेख जो था गिरनार संस्करण तथा 13वां शिलालेख शहबाजगढ़ी संस्करण था। शहबाजगढ़ी संस्करण था। कल आता है। अशोक के सर्वाधिक लेख जो हैं, सर्वाधिक लेख यह जो है सर्वाधिक संख्या में जो मिले हैं वो कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। ये सर्वाधिक लेख मिले वहां से। अशोक ने सर्वप्रथम लघु शिलालेख, उसके बाद 14 प्रमुख शिलालेख, यानी दीर्घ शिलालेख, और अंत में 6 स्तंभ लेख को निर्गत किया था। तो अशोक के शिलालेख जो थे यह जो है प्राकृत भाषा में के साथ साथ 4 लिपि, कौन कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी का प्रयोग हुआ था। अशोक के स्तंभ लेख में और गुहा लेख में केवल ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा का प्रयोग हुआ है। खरोष्टी लिपि जो थी खरोष्टी लिपि यह शहबाजगढ़ी, मनसेरा, अभिलेख में मिली है। ये शहबाजगढ़ी और मनसेरा में शहबाजगढ़ी को
वेनसांग ने क्या कहा था? वेन सांग ने पोलूसा कहा था। पोलूसा। शाबाश बिल्कुल। अरामाइक लिपि जो है, अरामाइक लिपि, यह जो थी लघमान और तक्षशिला में तक्षशिला अभिलेख में ये अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। लघमान के दोनों अभिलेख और उसके राज्याभिषेक के, ये लघमान वाला जो था राज्याभिषेक, अशोक के राज्याभिषेक के 16 वर्ष बाद यानी 17वें वर्ष में निर्गत किया गया था। इसमें वच्छु नाम का प्रशासक था। वच्छु नाम का प्रशासक था। और कारपथी राजमार्ग का उल्लेख किया गया है। अब द्विभाषिक लिपि वाला कौन था? द्विभाषिक लिपि, यह जो था ये कौन सा अभिलेख था? ये तो कंदहार का सोर सरेकुना अभिलेख, यह यूनानी और अरामाइक लिपियों दोनों में है। अरामाइक लिपि दोनों में है। अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने अभिलेखों के सहारे से प्रजा को संबोधित किया था। और अशोक के अभिलेखों को धम्म लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धम्म लिपि कहा जाता है। धम्म लिपि अभिलेखों को कहा जाता है। और यह एक प्रकार का धर्मशास्त्र है। षष्ठम अभिलेख में, शिलालेख में वो बताता है कि धम्म लिपि लिखवाने का 2 उद्देश्य था उसका। पत्थर पर खुदे होने के कारण यह चिरस्थायी होंगे, और उसके दूसरा था उसके पुत्र और पौत्र प्रजा के भौतिक और नैतिक लाभ के लिए उसका अनुसरण करेंगे। इसके अभिलेखों की भाषा मैंने बताया था अभी। अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, क्योंकि यह आम जन की भाषा थी और अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती थी। उसने उसके शिलालेख जो है, ये शिलालेख चाहे अभिलेख जो है, ये 8वें वर्ष से लेकर 27वें वर्ष तक के हैं। इसमें 8वें वर्ष से लेकर 27वें वर्ष तक की जो घटना है उसके शासन काल से उसमें ये घटनाएं इसमें वर्णित हैं। और ये सभी अभिलेख प्राचीन राजमार्गों के किनारे मिले हैं। और दक्षिण भारत में जो अभिलेख मिले हैं वो दक्षिण की सोने की खानों के आसपास मिले हैं। तो यह उसकी गृह नीति, वैदेशिक धम्म नीति और राज्य विस्तार की नीति का उल्लेख इसमें है। अशोक के अभिलेखों का विभाजन जो है 3 भागों में किया जा सकता है। तो शिलालेख, इसके बाद स्तंभ लेख, और गुहा लेख। शिलालेख में 2 तरह थे, लघु शिलालेख और दीर्घ शिलालेख, 2 थे। और
जो दीर्घ शिलालेख है, या मुख्य कह सकते हैं, मुख्य भी कह सकते हैं, मुख्य शिलालेख, इनको चतुर्दश भी कहा जाता है, यानी ये 14 थे। और कुल 8 जगहों से ये मिले हैं, 8 स्थानों से ये शिलालेख जो दीर्घ वाले हैं ये मिले हैं। कौन कौन से स्थान है उसको ही बताते हैं हम। ये पहला जो गिरनार है, यह गुजरात जूनागढ़, कर्नल टार्ड ने इसको खोजा था 1922 में। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है शहबाजगढ़ी, यह जो है पेशावर में है, यानी पाकिस्तान। और जनरल कोर्ट ने इसको खोजा था 1836 में। इसके बाद धौली और जौगढ़, यह जो है ये उड़ीसा के पुरी में है और ये गंजाम जिले में, ये दोनों जो है उड़ीसा में है। और इन दोनों की खोज जो है, इन दोनों की खोज किया था धौली की खोज करने वाले टीटो महोदय थे 1837 में। और जौगढ़ की खोज वाल्टर इलियट ने की था 1850 में। कालसी यह देहरादून में है, उत्तराखंड। इसको फॉरेस्ट महोदय ने खोजा था 1860 में। इसके बाद मनसेहरा, ये हाजरा जिला पाकिस्तान में है। और इसको कनिंघम और कैप्टन लेन 1899 में खोया था, 1899 में। एरू एरगुड़ी, यह आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला में, कुर्नूल आंध्र प्रदेश। एरुगुड़ी अड़ुघोष ने खोजा था इसको 1929 ईस्वी में। इसके बाद सोपारा है, यह महाराष्ट्र में है, थाने जिला, थाने में। तो ये सब उसके अभिलेख थे। अब उसके बारे में कुछ विशेषताएं जानेंगे। एरगुड़ी अभिलेख की विशेषता जो है, की विशेषता, इस लेख में हत्यारोहियों, राजुक, राष्ट्रिकों, कर्णकों यानी लेखकों,
करण को यानी लेखकों, रथ चालकों यानी उग्मचर्यों ब्राह्मणों, आचार्यों, अंतेवासी का उल्लेख है। लेख में अशोक जो है सत्य भाफड़ की बात करता है एरुगुड़ी अभिलेख में, जो मिला है आंध्र प्रदेश के करनूल जिला में। इसके बाद धौली जो है ये तोसली भी, और जौगढ़, ये दोनों उड़ीसा में है। समापा, और इसको जो है इसके बारे में, ये दोनों पृथक हैं, अलग अलग हैं। और जो कि लेख में पंक्तियों की संख्या कुल धौली में जो है 26 पंक्तियां हैं, जबकि जौगढ़ में 16 पंक्तियां हैं। 16 पंक्तियां हैं। और इसमें जो है 11वां 12वां और 13वां लेख नहीं मिलता है, क्योंकि अशोक कलिंग के लोगों को अपनी विजय की याद नहीं दिलाता है, इसलिए इस पे अंकन उसने नहीं किया। ये तोसली जो है कौशल गंगा के पवित्र कुंड के निकट है, जबकि जौगढ़ जो है ऋषि कुंड नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। और धौली और जौगढ़ शिलालेख में जो है अशोक नगर के न्यायाधिकारियों से कहता है कि वे निष्पक्षता से न्याय करें, किसी को अनावश्यक दंड न दें, सभी को समान दृष्टि से देखें। और इसी लेख में वो कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो दोनों लेख में वर्णित है कि यह लिपि प्रत्येक 30 नक्षत्र में सुनी जानी चाहिए। और धौली लेख में जो है इसमें जो है उज्जैनी और तक्षशिला का भी उल्लेख है धौली में। और इसके अलावा जौगढ़ शिलालेख में अशोक कहता है कि हम समस्त देश में आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। और धौली लेख में ही वो कहता है कि मैं 5-5 वर्षों में महामात्र को अनुसंधान या दौरे पर भेजूंगा, और उज्जैनी एवं तक्षशिला के कुमार 3 वर्षों पर भेजेंगे। दीर्घ शिलालेखों में गिरनार लेख सबसे सुरक्षित है। गिरनार जो है सबसे सुरक्षित लेख है। और 14 लेखों का जो विवरण है, इसमें प्रथम लेख में जो है पशु हत्या निषेध की बात की गई है, और इस पे प्रतिबंध लगाया गया है। और अशोक कहता भी है कि अभी तो राजकीय पाठशाला में 2 मोर और 1 हिरन प्रतिदिन मारे जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में बंद कर दिए जाएंगे। अशोक ने निश्चित कर दिया कि प्रतिदिन केवल 3 पशु ही से अधिक नहीं मारा जाए। दूसरे लेख में वो कहता है कि मैंने अपने साम्राज्य की सीमा पर स्थित पड़ोसी शक्तियों, जिसमें क्रमशः चोल जो दक्षिण में है, चोल, पांड्य, सती पुत्र और केरल पुत्र यानी चेर, और ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका।
इन सब की बात करता है। चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र यानी चेर और ताम्रपर्णी, ये द्वितीय शिलालेख में जो है, द्वितीय अभिलेख में। और उत्तर पश्चिम में अंतियोक यानी एंटियोकस और उसके राज्यों में 2 प्रकार की चिकित्सा जो बताया था, 2 प्रकार की कौन कौन सी थी, तो वो 2 प्रकार की चिकित्सा जो थी, मानव और पशु चिकित्सा। मानव और पशु चिकित्सा का प्रबंध किया और जड़ी बूटियों और औषधियों का प्रबंध भी कराया था। तो अशोक पहला शासक था जिसने मानव और पशु चिकित्सा का प्रबंधन किया था, और यही काम जहांगीर ने भी किया था। इसके अलावा अशोक ने गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल बनवाए, और उसने कहा कि मैंने कुएं खुदवाए हैं। तीसरे लेख में अशोक कहता है कि युक्त रज्जुक प्रादेशिक, इन तीनों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में भी युक्त का उल्लेख मिलता है, परंतु रज्जु का नहीं मिलता, सिद्ध का मिलता है। अशोक कहता है कि मैं अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में यह घोषणा की कि ये तीनों अधिकारी प्रति 5 वर्ष दौरा करें और जनता को कुछ बातें सिखाएं, जैसे अल्प व्यय और अल्प संग्रह करना, माता पिता की सेवा करना, ब्राह्मणों और समणों के प्रति लोक उदाहरण। चौथे लेख में वो कहता है, 4 नंबर के लेख में, कि उसकी धर्म नीति के कारण ही धर्मानुशासन बढ़ा है। जो पहले भेरी घोष था अब धर्म घोष बन गया है, अब धर्म घोष हो गया है। 5वें लेख में वो कहता है, 5वें लेख में कहता है कि प्राचीन काल में धर्म महामात्र की नियुक्ति कभी नहीं हुई थी। मैंने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, और ये धार्मिक कार्यों से धर्म की रक्षा, बंदियों की रिहाई करने के लिए किए गए थे। ये क्रमशः यवनों, कंबोजों, गंधारों, पृष्ठकों, पितनिकों और पश्चिम के अन्य लोगों के बीच उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास करेंगे। वे वहां यानी मेरे पाटलिपुत्र में मेरे भाई बहनों और अन्य संबंधियों के अंतःपुरों में व्यस्त हैं। यदि मेरे पुत्र मेरे द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाएंगे तो पुण्य का कार्य होगा, यदि नहीं बढ़ाएंगे तो आप उपेक्षा करेंगे तो नरक के भागी होंगे। 6वें अभिलेख में वो कहता है, 6वें लेख में, ये अपने प्रतिवेदक मतलब रिपोर्टर, संवाद रिपोर्टर, उससे कहता है कि मैं जहां भी रहूं, चाहे अंतापुर में, पशुशाला में, व्यायामशाला में, मुझे प्रजा के बारे में सूचना दें। सर्वत्र मैं प्रजा का कार्य करूंगा, और इसलिए मैं ऐसा इसलिए करता हूं कि ताकि प्रजा के ऋण से मुक्त हो जाऊं। 7वें अभिलेख में वो कहता है, 7वें लेख में वो कहता है कि सब जगह संत संप्रदायों के मनुष्य निवास करें, क्योंकि वे सब संयम और आत्मशुद्धि चाहते हैं। और 8वें अभिलेख में वो कहता है कि धम्म यात्राओं का वर्णन करता है, धम्म यात्राओं, और बताता है कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धम्म यात्राओं को शुरू किया था, और सबसे पहले बोध गया में गया था, जहां पे उसने 256 रातें बिताई थी, धम्म यात्रा में बिताई थी। और 1882 में इस लेख को जो है सोपरा से प्राप्त किया गया था। 9वें शिलालेख में जो है
विभिन्न मंगलाचार्य की आलोचना से होता है। जैसे नवे लेख में धम्म मंगल को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है, और इसके बाद 10वें में यश और कीर्ति की निंदा की गई है। धर्मनीति की श्रेष्ठता पर विचार व्यक्त किया गया है। 11वें में जो है धम्मदान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। 12वां जो था लेख, ये धार्मिक सहिष्णुता का लेख है। धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है 12वां लेख, और इसमें कहता है अशोक के सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मत मूलवाणी का संयम ही है। हमें सभी संप्रदायों का सम्मान करना चाहिए, और इसे धर्म महामात्रों त्रयाध्यक्षतों और प्रमुखों की नियुक्ति की गई है कि सभी संप्रदाय जो है सही रहें। 13वें अभिलेख में उसको कहा गया है। 13वें अभिलेख में यह सबसे बड़ा लेख है, सबसे बड़ा लेख है, और इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। 13वें लेख को सबाजगढ़ी संस्करण भी कहा जाता है। इसमें अशोक धम्म विजय को सर्वश्रेष्ठ बताता है। धम्म विजय को सर्वश्रेष्ठ बताता है, और कहता है कि 600 योजन यानी 1500 मील तक धम्म विजय किया उसने, और जिसमें 5 यवन राजा दक्षिण की ओर चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी प्रमुख हैं। 13वें शिलालेख में विजित के अंतर्गत उसने यौन यानी अवन को बताया, कंबोज को बताया, नाभ पंक्तियों, भोजक, पितिनक, आंध्र और पारिमिदस यानी पुलिंग बताया। इसी अभिलेख में जो है 13वें वाले अभिलेख में जो है आटविक जनजातियों को चेतावनी देता है, धमकी देता है, और कहता है कि वे धम्म का मार्ग धरे अन्यथा परिणाम बुरा होगा। अशोक बताता है कि जब एक विजित क्षेत्र विजित होता है तब मानव जीवन में हत्या, मृत्यु एवं बंदी बनाना अनिवार्य हो जाता है। वह कहता है कि अवन देश को छोड़कर सर्वत्र ब्राह्मण एवं श्रमण समुदाय का वास है। ऐसा कोई देश नहीं जहां लोग एक न एक संप्रदाय को न मानते हैं। 14वें अभिलेख में जो है उसको यह अभिलेखों का उपसंहार रूप है, उपसंहार स्वरूप है। और इस अशोक ने अपने लेखों को धम्म लिपि की संज्ञा दी है। धम्म लिपि कहाँ है? इसमें उसने कहा है कि मेरा राज्य अत्यंत विशाल है, और मैंने इसमें बहुत से लेख लिखवाए, आगे भी लिखवाऊंगा। और उसने कहा है कि लिपिकार के अपराध दोष के कारण इन लेखों में कुछ त्रुटि रह गई होगी। इसके अलावा अपने द्वितीय पृथक शिलालेख में अशोक कहता है कि एक अकेला व्यक्ति भी अभिलेख सुनने की मांग कर सकता है। अशोक के 4 मुख्य शिलालेख 2, 3, 13 और 14 में मौर्य साम्राज्य के प्रदेशों को विजित कहा गया है, और 13वें शिलालेख में जो है विजित और उसका समानार्थक शब्द विराज विषय घोषित किया गया है 13वें में। तो सर्वप्रथम इस भूखंड को कुछ निश्चित नाम से अशोक ने संबोधित किया था। आगे
अब लघु शिलालेख के बारे में देख लेंगे। तो मध्य प्रदेश में जो लघु शिलालेख मिले हैं वो रूपनाथ लेख जबलपुर में है, दतिया में गुर्जरा लेख, शहडोल में सारो मारो लेख, सीहोर में पनगुड़िया या बुधनी लेख। एक शिलाश्रय के अंदर पनगुड़िया लेख में मनेम देश के उपनीत बिहार की ओर यात्रा करते समय अशोक द्वारा कुमार सांब या संबस को संदेश भेजने का उल्लेख है। रूपनाथ लेख में अशोक ने कहा कि उसने भूदेवों यानी ब्राह्मणों को मिथ्या साबित कर दिया। बिहार के सासाराम में चंदनपीर पहाड़ी से रूपनाथ एवं सासाराम लघु शिलालेख में वर्णित है कि इस लेख को तीर्थ यात्रा के आरंभ करने के 256 रातें बीतने के बाद निर्गत किया गया था। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के भंडारी त्रिदेवी के पहाड़ पर अहरौरा से जो लेख मिला है उसमें वर्णित है कि 256 संवत्सर यानी वर्ष बीते जब बुद्ध की मृत्यु हुई। राजस्थान के जयपुर में भाबरू या बैराट लेख, इसमें लिखा गया है कि बुद्ध की शिक्षाओं और त्रिरत्नों का उल्लेख किया गया है और 7 महत्वपूर्ण बौद्ध पुस्तकों की सूची इसमें दी गई है। कर्नाटक में मास्की लेख, रायचूर जिला, और इसको वीडन ने खोजा था 1915 में। सर्वप्रथम इसी अभिलेख से अशोक नाम पढ़ा गया। अशोक नाम पढ़ा गया 1915 में सर्वप्रथम। इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध पाशक कहा है। इसके बाद ब्रह्मगिरी लेख, चित्तल दुर्ग जिला, इसमें अशोक कहता है कि धर्म नीति प्रसारण के बाद जम्बू द्वीप देवताओं के युद्ध हो गया। सिद्धपुर या जटिंग रामेश्वर लेख में जो है सुवर्णगिरी और महामात्रों के वचनों से इचला के महामात्र को आरोग्य कहा गया। तेतुर या उडेगोमेन गोलम लेख में यह बेलारी जिला में स्थित है और इसमें अशोक कहता है कि उसका अनुशासन पूरी पृथ्वी से प्रेरित हुआ है। गोवी मठ या पालिकी गुंडू लेक कोपल जिला में स्थित है। सोमनाथी लेक जो है ये गुलबर्गा जिले में स्थित है और अशोक की इसी राज्यागा को काट करके शिवलिंग यानी कारगा और उत्तर देवी की मूर्ति का प्रदर्शन बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में एनुगुड़ी और राजुल मंडगिरी शिलालेख प्राप्त हुए हैं। 6 बृहद शिलालेख जो है बृहद शिलालेख 6 दिल्ली टोपरा, इस पर 7 लेखों का अंकन है और इसलिए इसे सप्त स्तंभ लेख भी कहते हैं। शम्स से सिराज अफीक ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में बताया है
कि 1356 ईस्वी में टोपरा एवं मेरठ के 2 स्तंभ मंगवाए गए थे और यह हबित या चरखी कैप्स्टन नामक यंत्र की मदद से इन स्तंभों को मंगवाया गया था। सीरत फिरोज शाही के अज्ञात लेखक ने इन स्तंभों को उड़ाने का सचित्र वर्णन किया है। ये दिल्ली हो गया टोपरा, सॉरी ये बृहद स्तंभ लेख है, ये टोपरा नहीं है। बृहद स्तंभ लेख, इसमें 7 लेखों का अंक है ना। दिल्ली टोपरा अब है। और यह सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभ लेख है। इसे भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट कहते हैं और स्वर्ण स्तंभ भी कहा गया इसको। दिल्ली टोपरा लेख को जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था और इसी लेख पर 7 लेख वर्णित हैं। विग्रह राज चतुर 12वीं शताब्दी के 3 अभिलेख वर्णित हैं। इसके बाद प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख। इलाहाबाद कौशन शिलालेख पहले कौशाम्बी में था और बाद में अकबर के काल में जहांगीर द्वारा स्थापित किया गया। इसमें अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर के अभिलेख हैं। जहांगीर की वंशावली भी है। सबसे सुरक्षित बृहद स्तंभ लेख लौरिया नंदनगढ़ का है और इसमें लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा तीनों स्तंभ बिहार के चंपारण जिले में है। लौरिया नंदनगढ़ में औरंगजेब का एक अभिलेख तथा सर्वेक्षक रियूबेन बरो नामांकित है और उसके ठीक नीचे सिंह की आकृति के ठीक नीचे बारूद का चिन्ह मिलता है। सप्त स्तंभ लेखों में वर्णित बातें। प्रथम लेख में अशोक कहता है कि राज्याभिषेक के 26वें वर्ष धम्म लेख लिखवाया और द्वितीय अभिलेख में अशोक कहता है, द्वितीय लेख में अशोक एक प्रश्न उठाया था कि धम्म क्या है। धम्म क्या है और इसी में बताता भी है कि इसे किम चू धम्म यानी धम्म क्या है बताता भी है कि अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दयादान, सत्यवादिता, पवित्रता, निर्मलता और साधुता ही धम्म है। तीसरे लेख में वो बताता है कि 5 आसीनो पाप यानी चंडीय, निठुड़े, क्रोधे, मनो और ईर्ष्या। चौथे अभिलेख में जो है, चौथे स्तंभ लेख में रजकों के कार्यों को समर्पित करता है और कहता है कि लाखों लोगों के ऊपर रजक नियुक्त होते हैं। मैंने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में उनको न्यायिक अधिकार दिया था। और 5वें लेख में अशोक कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में जीव वध निषेध कर दिया था, जैसे तोता, मछली, चींटी, कछुआ। और 26 वर्षों में कुछ 25 बार कैदियों की रिहाई की थी। 6वें लेख में अशोक कहता है कि जनता का हित और सुख जिसमें है मैं उसकी परीक्षा करता हूँ। 7वें लेख में वो कहता है कि प्रत्येक 8 कोस पर कुआं, सड़कें और न्याय ग्रोथ वृक्ष यानी बरगद और सरायों का निर्माण किया था। और उसके बाद धर्म महामात्र की नियुक्ति की। ब्राह्मणों, आजीविकों, निर्गंतों को विविध संप्रदायों की व्यवस्था करेंगे। लघु स्तंभ लेख जो थे सांची में, सारनाथ, कौशाम्बी, रुक्मिणी, निगलीवन।
से लघु स्तंभ प्राप्त हुए हैं और इसे इन सबको रॉयल स्टोन लेटर भी कहा जाता है, यानी अशोक की राजकीय घोषणाएं। सांची और सारनाथ में और कौशाम्बी में संगवेद, कौशाम्बी, प्रयाग स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुवकी के दान पुण्य का उल्लेख है और अभिलेख में कारुवकी को राजकुमार तीवर की माँ यानी तीवल माँ बताया गया है और अशोक के अभिलेखों में वर्णित एकमात्र पत्नी यही कारुवकी है। इसको साम्राज्ञी का अभिलेख भी कहते हैं, साम्राज्ञी अभिलेख भी कहते हैं। इसके बाद निगाली सागर या निगलीवा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष पूर्व बुद्ध कनक मुनि के स्तूप के आकार को बढ़ाकर दुगना कर दिया था और 20वें वर्ष जो है यहाँ आकर के पूजा की थी और स्तंभ स्थापित किया था। तो बुद्ध के पूर्व जन्म को उसने स्वीकार भी किया था और रुम्मिनदेई या लुम्बिनी अभिलेख, लुम्बिनी लिंक। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था, 20वें वर्ष में, और इसको आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। लुम्बिनदेई को आर्थिक अभिलेख। भाग और बलि 2 करों का उल्लेख इसमें मिलता है। इसमें एक उद्बालिक शब्द भी मिलता है जिसका अर्थ होता है करों से मुक्ति। यहाँ उसने लुम्बिनी में उपज का केवल 8वां भाग लिया जाए, ऐसा उसने बुद्ध के जन्म के स्थान होने का कहा था। और रुम्मिनदेई लेख में जो है बुद्ध को भगवान कहा गया है, यानी भगवान कहा गया है। निगाली सागर और रुम्मिनदेई को दोनों को मिलाकर स्मृति लेख कहा गया है। यह शिलालेख 249 ईसा पूर्व में लिखे गए थे और जॉर्ज ब्यूलर ने रुम्मिनदेई लेख का अनुवाद किया था। इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है बर्ट ने खोजा था 1834 में। भाबरू को कैप्टन बर्ट ने खोजा था 1840 में। निगलीवा स्तंभ लेख फ्यूरर, रुम्मिनदेई स्तंभ लेख फ्यूरर ने 1895 में, निगलीवा 1896 में रुम्मिनदेई खोई थी। उसके बाद रामपुरवा स्तंभ लेख 1872 में कार्लाइल ने, रूपनाथ अभिलेख को 1872 में कर्नल इलिस ने, और मैसूर के 3 लेख राइस ने 1891 में गया था। सारनाथ को आरएल स्टाइन ने 1905 में, मास्की को वीडन ने 1915 में और एरगुडी लेख अणु घोष ने 1916-17 में। अशोक का कोई भी अभिलेख असम से नहीं मिला है क्योंकि यह साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। मौर्यकालीन गुहा लेख बराबर नागार्जुन पहाड़ियां, सीतामढ़ी गुहा, रामगढ़ गुहा से मिले हैं। सभी गुहा लेखों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। अशोक ने आजीविकों को कुल 7 गुफाएं दान दी थी। अशोक के अभिलेखों में बराबर पहाड़ी को खलवी तक पर्वत कहा गया है। विश्व जोफड़ी गुफा जो है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में बनाया था और यहाँ की सबसे प्रसिद्ध गुफा लोमस ऋषि गुफा है और जिसमें हाथी स्तूप की पूजा करते हुए दिखाया गया है और इसमें मौखरी शासक अनंत वर्मन का लेख भी है। यह ग्रेनाइट पत्थर को भीतर से खोद कर बनाया गया है।
बाकी आगे का अगले दिन देखेंगे, अभी बहुत लंबा टॉपिक है। तो इसको दूसरे पार्ट में देखेंगे।